गोपाल कृष्ण जी, आप केरला से चल करके भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे आए हैं, तो क्या ऐसी मांग रही सैनिकों को जो कि पूरे देश से सैनिक जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? हमारा सैनिकों को मजबूर किया गया है सड़क पे बैठने के लिए, क्योंकि हमारा सरकार हमारा बात नहीं सुन रहे। हमारा सरकार हमारा बात को नहीं सुन रहा है, जो कि हमारा मीडिएटर जो है बीच में वो हमारा ही अधिकारी है, हमारा सीनियर ऑफिसर्स है। अभी तक हमारे लिए जो भी वेलफेयर है, जो सेना में सैनिकों का जो भी वेलफेयर है, हमारा सेना का अधिकारी ही सरकार के सामने रखते थे। उन्होंने हमारा साथ में धोखा दिया, जो कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का एक बात निकाल के आ गया। क्यों वन रैंक वन पेंशन का मतलब यही है, वो जो कम उम्र में पेंशन कराने वाले के लिए लागू है, जो कि हम कम उम्र में आना पड़ता है, जो कि सेना को चाहिए नौजवान, सेना को चाहिए जवान। जवान को मतलब आप जानते हो, जवान के बिना सरकार मतलब हमारा देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकता है, ये सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो एक 100 सिपाही अगर सेना के अंदर चले जाता है, तो उसमें से 90 सिपाही बिल्कुल हमको 15 साल में या 17 साल में सेना छोड़ना पड़ेगा। 10 आदमी को उन्होंने आगे लेके जाएंगे सिर्फ लीडरशिप में, वो जाके सूबेदार मेजर तक बनेंगे। जैसे जो सिपाही से नायक, हवलदार, सूबेदार मेजर, इसी रैंक में चले जाएंगे। 10% वो 10% लोगों को जो सेना के अंदर साउंड हेल्थ, सभी को हेल्थ भी चाहिए, सबको जो मेडिकल भी चाहिए, फिटनेस, जो जवान का फिटनेस ऑफिसरों से भी ज़्यादा चाहिए, जो कि ऑफिसर अपने जगह पे वो 60 साल तक नौकरी करता है, तो उनका उम्र के हिसाब से उनका फिजिकल का, मेडिकल का हर चीज़ में फैसिलिटियाँ होता है। लेकिन सैनिक ऐसा नहीं है, उनका जो सुबह जो उनका मॉर्निंग वो 4 बजे से अगर बिस्तर से बाहर है, तो उसका रात का 10-11 बजे तक वो ड्यूटी पे ही रहता है। तो जवान का जो एक मैच्योर सर्विस होने के बाद, जो एक मैच्योर सर्विस बोलता है, उसके बाद कुछ सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आता है। उसके लिए कुछ रीजन्स है। रीज़न यही है, एक तो उसका घर से वो परेशान होगा, नहीं तो फिर आर्थिक मतलब सेना के अंदर कोई ना कोई बीमारी, आप जानते हो कहीं ना कोई बीमारी हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकता है। ऐसे में भी हमारा जो फिजिकल साउंड रखना पड़ता है, वो फिजिकल में हम अनफेल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचता है हमारा मैच्योर सर्विस खत्म हो चुका है और हमारा एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि ये सुविधा है सेना में। हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, वो उसका सारे इंक्वायरी किया जाता है, हमारा रीज़न क्या है, उसके बाद हमको बाहर किया जाता है। लेकिन अब जो आरोपी 2 में हमारा सरकार ने एक निर्णय ले लिया, जो 2014 से बाहर मतलब बाद में जो आया हुआ है, उनके लिए हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को आरोपी नहीं दिएंगे, जो कि पीछे वालों को दिया जाएगा। आरोपी है क्या? वो आरोपी क्या मतलब ये है, वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन इसलिए दिया जाता है, हम लोग 60 साल का उम्र तक नौकरी नहीं कर सकता है। अच्छा। जो कि सेना को चाहिए युवा। हाँ, तो युवा हमारा 35 अगर 40 की उम्र हो जाता है, हमको सेना की तरफ से रिटायरमेंट किया जाता है। अच्छा। हमारा मर्जी से नहीं है, सेना की तरफ से हमको बाहर आना है। तो उन्होंने उसके लिए उस टाइम पर हमारा हाथ में, जैसे हम सेना के अंदर कई नियम है। एक तो हम सेना के अंदर जाने के बाद हमारा शादी 25 साल की उम्र का पहले नहीं हो पाएगा। हमारा 25 साल उम्र होंगे, उसके बाद ही हमारी शादी होंगे। अगर मैं 35 उम्र में या 37 की उम्र में अगर पेंशन होता है, तो मेरा पहले बच्चे का उम्र 5 या 6 होगा। अगर मैं शादी कर दिया तो मतलब उसको उम्र होगा 5-6 साल को होगा, उसका नीचे होगा दूसरा बच्चा। हम बाहर आने के बाद ये छोटा से ये पेंशन से हम हमारा बच्चे को आगे भविष्य नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग गाँव का ही होता है। तो हमको जो भी सुविधा, जो चिल्ड्रन अलाउंस वगैरह मिलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा मिलता है, ये सब चीज़ें सेना के अंदर है। लेकिन हमने तब तक रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन हमारा सेना का अधिकारी को सब कुछ मिलता है। वो 60 साल की उम्र तक रहता है, वो अपना बच्चों को पूरा सेटल करके वो क्लास 1 अधिकारी बना के बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उनका पूरा सोर्स उनका सामने है। वो उसका पोता तक, वो रिटायरमेंट के पहले उनका पोता तक तैयार हो जाता है। लेकिन हम लोगों का जो फैमिली कंडीशन में हम लोग हमारे बच्चे को, इसका मतलब यही होता है, हम सैनिक होने के कारण, इस देश का सेवा करने के कारण हम लोगों को, हमारा बच्चे को हमने एक ऐसी ज़िंदगी दे रहा है जो समाज के बीच में, जो कि हमारा हाथ में कोई, हमारा रिजर्वेशन भी होता है हमारे लिए नौकरी का, लेकिन 10% रिजर्वेशन हर जगह पर रखा है। आपको पता है हर जगह पर ठेकेदारी हो चुका है। हाँ। तो फिर हमारा नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो हमारा भी नौकरी ठेकेदारी ही है। लेकिन हमारा जो ठेका जितना भी है वो सेना का अधिकारी लिया जाता है, सेना का अधिकारी को ही दिया जाता है। वो 58 का 60 का उम्र में आके वो हमारा सिक्योरिटी एजेंसी का ठेका भी ले लेंगे, उसको हमको सिक्योरिटी एजेंसी में रखेंगे। वो एम्प्लॉई शेयर से, मतलब एम्प्लॉयर शेयर से कुछ नहीं है, उनके लिए जो दे रहा है, एम्प्लॉयर के लिए जो दे रहा है, जो कमीशन दे रहा है, वो एम्प्लॉयर शेयर से कुछ नहीं है। वो एम्प्लॉई शेयर में हाथ लगाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे,
अगर नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में, एक महीने में 6000 आदमी पेंशन होकर आता है सेना से। तो 6000 आदमी ऐसे होके बाहर निकलता है तो सेटलमेंट नहीं होता है, तो हमारा नाम कट सकता है। इसलिए हमने वो जो भी हमारा साथ में अत्याचार कर रहा है, हमारा मजबूरी, हम उसको सहना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए एक सहारा ये 1 रैंक 1 पेंशन है, सरकार ने इसको मोर कर रखा है। तो 1 रैंक 1 पेंशन गवर्नमेंट ने हमको पिछले 40-50 साल से नहीं दिया, पूरा जनता जानता है इसके बारे में। तो उसको पीछे हमारे को देने के चक्कर में, हमें को दिलाने के चक्कर में हमारा अफसर आगे आया, लेकिन हमारे अफसरों ने 20,000 से लेकर 22-25,000 तक उन्होंने अपना मुनाफा लेके गया। हम लोगों को 8,000 से लेकर 16,000 तक मिला, वो भी कुछ रैंक के लिए मिला। हमारे जेसी रैंक के लिए बिल्कुल जीरो कर दिया, कुछ भी नहीं उनके लिए, कुछ भी स्केल नहीं। तो हमारा साथ में धोखा सरकार के सामने, हमारा जो मुद्दा लिखने वाला हमारा अधिकारी लोग ने ही दिया। हम सरकार देने के लिए तैयार है, सरकार तो बता रहा है 2,700 करोड़ रुपये निकाला है, 2,700 करोड़ रुपये दिया करके बोल रहा है, लेकिन उसमें से 75% पैसा अफसरों का खाते में गया। जो उन्होंने 58 और 60 और 62 की उम्र में पेंशन होता है उनका खाता में गया। तो ये जो सिलसिला ये कहाँ से ये वर्कआउट करके ला रहा है, और सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट क्यों करता है, सरकार ने इसको अप्रूवल क्यों किया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अप्रूवल तो किया है तो आप लोग के फायदे के लिए किया है ना। हमारा फायदा में हमने तो पहले बताया ना, हमारे को क्या मिला हमने बताया, उनको क्या मिला ये भी बताया, हमारे साथ में क्या हो रहा हमने ये भी बताया था। ठीक है, अब हमारा ये पैसा हमको दिखा रहा है, टोटल हमारा इतना अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन हमारा खाते में क्या है वही हम दिखा रहा हमको। मतलब 800 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक हमारा कुछ रैंकों को मिला है। कुछ रैंकों के लिए SMS भी आ गया, उन्होंने बोला आपको जो आपका जो पहले जो भी पेंशन है आपको वही है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है, यही मैसेज आ रहा है। तो OROP है कहाँ, दिया कहाँ, OROP 2 की बात बता रहा हूँ। तो सरकार ने तो आप लोगों के लिए कोटा से निकाल करके पेमेंट दे दिया, अब आपके अफसर खा गए हैं, तो उसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार को देखना चाहिए ना इस चीज़ का। सरकार तो अपना मर्जी तो कुछ नहीं कर रहा है, वो भी कोई कमेटी बना कर रखा है, वो कम से कम इसका रिसर्च करना चाहिए था। और जवानों को मांग क्या है, जवानों को क्या, और जवानों को किसी भी प्रतिनिधि को साथ में कमेटी में रखना चाहिए था। वो मांग उन्होंने किया नहीं, हम अपने रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारा किसी को रखना नहीं चाहता है, तो हमारा साथ में न्याय इंसाफी हुआ है। ठीक है, और मैं देश की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता का एक सोच है, जो सेना को सब कुछ दे रहा है, आपने सही बोला है, सेना को हर चीज़ें वो दे रहा है, वो तनख्वाह भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, पीना भी दे रहा है, सब दे रहा है। ये हम इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ सरकार कुछ नहीं दे रहा, सरकार हमको सब कुछ दे रहा है। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो सेना में अभी 7th CPC की बात बता रहा हूँ, 7th CPC में सेना का एक आखिरी वाला एक सिपाही का, सबसे नीचे वाला एक रैंक के सिपाही, उनका बेसिक पे सबसे नीचे का बेसिक पे 26,100 रुपये है, 26,100 रुपये, एलिमेंट्स उसको ऊपर आ जाएगा, तो 26,100 रुपये वो ले रहा है। अब उसको मैं कह रहा हूँ, उसको 26,100 रुपये में से उनका 10,000 रुपये उनका प्रोविडेंट फंड काट के ले लेंगे, जो हम भविष्य निधि बोलता है, मान लो वापस आने के बाद हमको मिलता है, PF मिलता है। उसके बाद 7,500 रुपये वो APF में लेंगे, मतलब आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के लिए लेंगे। जिस हालत में हमारा डेथ हो जाता है तो हमको एक दे दिया 25 लाख 40 लाख आप बता रहा है, वो हमको देता है हमारा पैसे से, हमारा पैसे से ही काट के प्रोविडेंट फंड दिया, हमारा पैसे से ही काट के वो इंश्योरेंस दिया है। सरकार ने अपना तरफ से हमको कोई इंश्योरेंस नहीं दिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में अरब करोड़ रुपए हर महीना पहुंचता है, सेना का पैसा उसके अंदर अरब करोड़ पहुंचता है, वो तो मल्टीफाई करके भी रखता है। लेकिन उसी में से हमको हमारा जो भी है, हमारा साथ में कुछ अन्याय हुआ है, मतलब अनहोनी हुआ है, उसके लिए या डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो, हमको लिए उसी में से पैसा दिया है। सरकार ने अपने जेब से हमको देता है। हम टोटल पूरा 15 साल के बाद नौकरी करके हम बाहर निकलता है तो हमारा टोटल सर्विस कितना साल है, उसमें से +5 गुना प्लस कर देंगे, उसमें से डिवाइडेड 2 कर देंगे। उसके बाद जैसे मान लो 15 साल का नौकरी है तो उसको 15 + 5 20 हो गया, 20 से डिवाइड 2 कर दिया तो 10 साल हो गया। तो 10 महीने का आखिरी में मैंने क्या पेमेंट लिया है, वो 10 महीने का तनख्वाह मेरे को देंगे, वो एक्स्ट्रा, उसको बोलता है ग्रेजुटी। वही एक चीज़ वो अपने जेब से देता है, वो भी ठीक ठाक से हम नौकरी करके बाहर आ गया। तो अब देश की जनता को एक सोच है, हम लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हमको जो देने वाला पैसे से ही निकाल के हमको इंश्योरेंस दे रहा है, हमको प्रोविडेंट फंड दे रहा है। मतलब आपका कुल मिला के ये कहना है कि जो आपकी सैलरी तय की गई है वहाँ पर, उसी में से PF काट के देते हैं, उसी में से अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसको फैमिली को भी खर्चा दिया जाता है, और अगर कोई रिटायर होता है तो भी उसमें से ही आपको काट कर दिया जाता है, जो थोड़ा थोड़ा हर महीने कटता रहता है। और जो आखिरी में जो हमको पेंशन जो दिया जाता है, उस पेंशन में भी आज मान लो मैं पेंशन हो रहा है तो मेरा आज का पेंशन जो भी है उसमें से 50% पेंशन उन्होंने बिक्री करा के मेरे को 15 साल का पहले ही मेरे हाथ में पकड़ा देंगे।
अच्छा। जैसे, क्योंकि हमारा सुविधा के लिए है, अगर किसी को नहीं चाहिए तो नहीं लेना। तो मैं आपको बताया था, मेरे को 10 महीने का तनख्वाह दे दिया, हाँ, ठीक, ग्रेजुएटी में दे दिया, और मेरे पास क्या बचा है? 10 महीने तनख्वाह कोई 1-2 लाख होगा। तो मेरे जो पेंशन का बिक्री कर देंगे 50%, उसमें भी मेरे को कम से कम 8-10 लाख मिल जाएंगे। और मेरा आने वाला पेंशन से ही मैंने खाया, आने वाला पेंशन को मैंने 15 साल को पहले दे दिया, 50% पहले दे दिया, ये भी दे दिया, यही मेरा पैसा है। इसी में से हम फिर आम पब्लिक के बीच में आने के बाद हमको फिर एक रिजर्वेशन नौकरी होता है, वो हमको देता नहीं है, हम किसी सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी पे चले जाता है। हाँ। हम सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते हुए अभी हमारा मकान बनाना, हमारे बच्चे को पालना सब कुछ है, हमारा पेंशन आधा है। हाँ। बाकी उस आधा पेंशन से हमने बैंक के अंदर जाके हम हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, हमारे बच्चों के लिए हम जो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, हमारा उस पेंशन से हम ब्याज देते रहता है। लेकिन हमारा सेना का अधिकारी को इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो आतरज है उस चीज़ को एजेक्ट कर किया जाता है। उनके लिए जो 60 साल तक उधर रह के वो अपना पूरा सुविधा लिया है, वो पूरा सेटलमेंट हुआ है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहा हूँ उनको जो चीज़ें मिल रहा है उसके ऊपर हम दुखी नहीं है, जो इन्होंने काम किया उनको मिल रहा है। लेकिन कुछ एलेवेंस हैं जो होता है हमारे लिए, जो MSP है, मिलिट्री सर्विस पे बोलता है। MSP का मतलब वो ये होता है, हम जोखिम का एलेवेंस होता है, जोखिम में हम खड़े हैं। हमारे एक अधिकारी टेंट के अंदर या ट्रेंच के अंदर या बंकर के अंदर वो सुरक्षित रहता है। हम उस बंकर का सामने हम हिफाजत दे रहा है, उनके पास कोई गोली नहीं पहुंचेगी, पहले गोली हमारे शरीर को पहुंचेगी, तब हम उनको बोलता है MSP, मिलिट्री स्पेशल पे, जोकिंग अलाउंस। क्योंकि हमारा एक वो जो वर्दी पहन के हम उधर खड़ा होने के लिए हमारे वो मन के वो ये होता है ना, उसी के लिए वो देता है। अब वो क्या कर दिया, ऑफिसर के लिए वो टेंट के अंदर जो पड़ा है उस ऑफिसर के लिए 15,500, हम बाहर जो खोली के सामने खड़ा है हमारे लिए 5,200। ऐसा क्या होता है कि सिपाही कम पढ़े लिखे होते हैं, अफसर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो सैलरी में इतना भेदभाव किया जाता नहीं, है? अभी जो 2006 के बाद सेना के अंदर जो भी एंट्री होता है वो 12 क्लास एंड प्लस है। उसी जैसे सेम NDA के अंदर जो अफसर जाता है वो भी बेसिक एजुकेशन उनका भी 12 एंड एबोव है, हमारा भी 12 एंड एबोव। लेकिन हमारा ये है, हम सेना में सिपाही बन के जाने की वजह से हमको आगे पढ़ाई करने का मौका फिर नहीं मिलता, क्योंकि हम देश सुरक्षा में लगे हैं। हमको 16-16, 18-18 घंटे का ड्यूटी रहता है। लेकिन अफसर ऐसे नहीं है। अफसर को अब उनके अंदर युवा है, वो जाने के बाद उनको आगे स्टडी करने का मौका मिलता है। वो अपने 12 क्लास से आगे सरकारी खर्चा में वो पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि उनका ड्यूटी थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि उनका हर चीज़ से सुरक्षित है। लेकिन सेना के अंदर जाने के बाद वो जवान फिर आगे बढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अफसरों के लिए वो भी मुमकिन है, तब जाकर जनरल बन जाता है। सेना में जो अपना सिपाही जो आगे अफसर जो अगर एक लेफ्टिनेंट बन के अगर चला जाता है, वो 10 साल में जाके जो कैप्टन मेजर जाके कर्नल तक बन जाता है 10 साल में। लेकिन हमारा सिपाही 10 साल में क्या बनता है मैं आपको पहले बता दिया। हाँ। ठीक है, वो कुछ नहीं बनता है, रिटायरमेंट 10% आगे निकलता है। उनका बारे में हम बताया था, वो ये हमारा JCO जवान जो भी बता रहा है, जो JCO के लिए 0 बैलेंस में जो अपना ये टेबल निकल के आ गया। तो ORB के नाम पर हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है, सरकार को गुमराह किया गया है। गुमराह करने वाला में जो उसमें एजेंट तो हमारा ऑफिसर है, वो हर तरह से वो हमारा जो मतलब हमको यूज़ किया है, हमारा भीड़ को सरकार के सामने दिखाने वाला काम उनका पास होता है, जो कि हम उनके पीछे खड़ा रहता है। और हमारा 28 लाख फौजियों का, उनके परिवारों का, या 32 लाख फौजी उनके परिवारों का नफरी लेके जाके वो सरकार के सामने रखेंगे, सरकार उनको देखता है। लेकिन हाँ, इस बार हमने हुंगार भर दिया। हमारा प्रयत्न तो पिछले 10 साल से थे। इस बार 20 तारीख को 2023 को आपने देखा है, ये जंतर मंतर पूरा भर चुका था। हाँ, लाखों की संख्या थी। उसमें कोई अफसर नहीं था, कोई अफसर का संगठन नहीं था। पूरे कन्याकुमारी से लेकर पूरे ऑल हिंदुस्तान से पूरा जवान JCO का संगठन इधर आया, मंच के अंदर आके अपना फ्लैग लगा के जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो पंजाब से है उनको समर्थन दिया। अभी हम लोग ने हमारा बात जो सरकार तक पहुंचा दिया गया है, कई बार पहुंचा दिया है, कई बार रक्षा मंत्री से हमारा सैनिक संघर्ष कमेटी ने मिला है, जो हमारा निवेदन कल भी जा चुका है, जो उनके पास अभी तक उनका तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ कोई नेशनल मीडिया भी नहीं आता है, जो हमारा कोई खबर भी नहीं लेता है। उसका कारण भी हमको पता है, वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्या कारण है? कारण यही है, देश का जो पूर्व सैनिक है वो लोग अगर रोड में बैठ जाता है, वो रोड में बैठा है तो अच्छा नहीं लगता सरकार को, बेइज्जती की बात है, तो सरकार उस जगह पर रोक लगाता है। लेकिन सरकार रोक लगाता है तो जो हमारा ऑफिसर भी उस पीछे रोक लगाता है। हमारा ऑफिसरों ने जी जान लगा कर रखा है इसको कैसे भी तोड़े, क्योंकि वो उनका भी एक ऐसे तरीका बना कर रखा है इसको तोड़ने का तरीका। लेकिन एक बात है, हम लोगों को इसमें ज़्यादा नफरी तो नहीं पहुँच पा रहा है, उसमें भी कारण है। ज़्यादा नफरी इसलिए नहीं पहुँच पा रहा है, मैं तो केरल का रहने वाला होने की वजह से मैं बता रहा हूँ। अब केरल में सबसे ऐसे एक स्टेट है केरला, वहाँ तो एक्स सर्विसमैन अगर जाता है तो ये
जो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी नौकरी उनको नहीं मिलता। तो सिक्योरिटी गार्ड में अगर नौकरी कर रहा है तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड का जो प्रोपराइटर जो होता है वो सेना का अधिकारी होता है। अब सेना का अधिकारी इसका विरुद्ध है। अगर हमारा केरला से एक बंदा अगर यहाँ आना है तो उनको 3 दिन का सफ़र करना पड़ता है। 3 दिन का आने के जाने का, 6 दिन का उसका ट्रेन सफ़र है। उसके बाद वो 1-2 दिन यहाँ बैठना है, तो फिर उसका 10 दिन तो उनको चले जाना है। वहाँ को 1 दिन का छुट्टी नहीं मिलेंगे। अगर वो 10 दिन ले लिया तो उसको वो नौकरी भी खो बैठ जाएंगे, वो नौकरी उनको वापस नहीं रहेंगे, तो उनका रोजी रोटी छीना जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता इस चीज़ का। अगर उन्हीं के लिए कोई काम है, अगर अफसरों का कोई यहाँ कोई अनशन लगा दिया तो उसके लिए वो बताएंगे आप लोगों को हम पेमेंट भी दे देंगे, आपको हम खाना भी दे देंगे, आप चले जाओ, उनको यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमारा जो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है हमारा अधिकारी, हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमारा अधिकारी अपना ही जो आर्थिक सुविधा लिया जा रहा है, यही हमारा ऊपर रोष है। हमें उनको, अगर वो सेना पे पढ़े लिखे हैं, अगर उनको बेसिक पेंशन जितना भी बढ़ोतरी किया जाए सरकार ने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनका उसके पीछे उनको देने वाला डी है जितना भी उनको दे दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एलाउंस ऐसे होता है, एलाउंस जोकिंग एलाउंस होता है, उसको बराबर होना चाहिए ना। यूरोपियन राज्यों में तो वही करता है, तो हमारा सेना में क्यों उसको पीछे भी क्या भेदभाव है? उसके पीछे भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। जो हमारा जो एलाउंस जो है उसको पीछे वो सबको, अगर देखो सरकार का पास 15,400 रुपये वो MSP ऑफिसर को दे रहा है, हमको 5,200 दे रहा है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो 5,200 रुपये उसको भी दे दो। हम ये नहीं कह रहा हूँ हमको 15,400 दे, उनका उठा घटा के इसको ये कर दो ना, ये भी कर लो, ये भी तो कर सकता है। और जो 7th CPC जब आया था उसके सामने भी हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। 2.57% जो फैक्ट में जो गवर्नमेंट ने स्काउट किया था, तो इन्होंने जो सेना अभी एक्टिंग सेना जो है हमारा सर्विस सेना का तीनों चीफ ने मना कर दिया, हम इस परसेंटेज से संतुष्ट नहीं। उन्होंने 7th CPC लेना मना कर दिया तो 1.5 साल तक उन्होंने खुद वो और उनका JC और जवानों को पुराना रेट का ही पेमेंट दिलाया। जे 5th पे कमीशन का पेमेंट लेते रहा, मतलब 6th पे कमीशन का पेमेंट लेते रहा, वो 7th CPC लेने में मना कर दिया। और उनका चर्चा चलने के बाद सरकार ने 2.81 फैक्ट में अफसरों को पेमेंट बढ़ा दिया और जवान को 2.57 ही रखा। लेकिन 1.5 साल उनको इंतजार क्यों कराया? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा नफरी को निकाल के, हमारा परिवार सबको निकाल के सरकार के सामने रख के वो लड़ाई लड़ता है। उसके बाद वो अपना फ़ायदा उठा के चला जाता है, क्योंकि वो 3% होता है। तो सरकार भी सोचता है ठीक है, ये तो छोटा सा एक संगत है, इनको थोड़ा कुछ दे दो, उनको कुछ नहीं देने से भी ठीक है। अब हमको उसमें भी उन्होंने वंचित कर दिया गया। मतलब पे और अलाउंस, हमारा कोई बच्चे नहीं है क्या? हम भी तो जो आशा लेके ही तो सेना के अंदर जाता है, हमारा भी तो परिवार है। हम सेना के अंदर एक सिपाही बन के या एक फौजी बन के हम नौकरी भी कर रहा है, तो हम अपना घर पे किसी के लिए बेटा भी है, हम अपना पत्नी के लिए पति भी तो है, हम अपने बच्चे के लिए बाप भी तो है। हम उसका कैसे देखभाल करूँ? हमारे पास कहाँ है इसके लिए टाइम? एजुकेशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब जो रिटायरमेंट होने के बाद हम लोगों को बिल्कुल हमारा अफसरों का नाइंसाफ़ी की वजह से, अफसरों ने जो गलत गाइड करने की वजह से हमको बाहर बैठना पड़ा। अगर आप लोगों की मांग सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? सरकार नहीं मानती तो हम इसी जगह पर बैठेंगे, अनिश्चितकाल अनशन में बैठ जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान का पूरा संगठन, जो सैनिक संगठन है, जो जवान JCO संगठन है, खुद यहाँ 20 तारीख को आके यहाँ समर्थन देके गया है। जब बुलाएंगे हम आएंगे। और इस तरीके से आप कितने दिन बैठे रहेंगे? फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पलेंगे जब अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? हम अनिश्चितकालीन बैठने का इरादा लिया हुआ है। अगर हमको खाना भी नहीं मिलता है, हमको अगर भूखा रहना पड़ेगा, हम भूखा रहेंगे। अगर मरना है तो इधर मरेंगे। अगर हमारे ऊपर डोसर चलाना तो डोसर चलाइए, या हम लोगों का अगर मान लो हमारे ऊपर अभी कुछ भी करना चाहता है हमें करा दीजिए, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने इस देश की सेवा किया है, हमने कोई अन्याय नहीं किया। हम यहाँ अनशन में भी बैठेंगे, हम कोई मूर्ख बन के काम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल अपना प्यार से ही हमारा काम, हमारा हर चीज़ से मांगेंगे। इसमें ये तो नहीं कि जो है कि सेना के जवान जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, या इलेक्शन का टाइम आ रहा है 2024 में? नहीं, ये तो गलत बात है। हम लोगों को कोई किसी राजनीति पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति पार्टी से। हम राजनीति पे नहीं है, हम पहले भी नहीं है, क्योंकि हम सेना में रहते टाइम में हम राजनीति के बारे में बात नहीं करता है। यहाँ भी हम राजनीति के बारे में बात नहीं करता है, राजनीति समर्थन में नहीं है। ये तो अफवाह उठाने के लिए, जो 2024 में इलेक्शन आने वाला है और हमारा वो करने के लिए, ये करने के लिए हमारा सेना का अधिकारी द्वारा ये अफवाह उठा कर रखा है। वो हमारे इस टेंशन को तोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम है, उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता हमको है। आपने सही बोला है, हम लोग कौन कहना देंगे? हमने नौकरी तो करना पड़ेगा है, हम अपना नौकरी छोड़ के यहाँ तो नहीं बैठ सकता है। लेकिन हमने निर्णय ले लिया, हमको कोई रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो पूरा इन्होंने
इन्होंने ही रोक लगा दिया, तो क्या करेंगे? अगर आर पार का लड़ाई यही हो गया अभी, इसके लिए मजबूर किया गया है हमारा सरकार ने, उनको शर्म आ रही है। इसलिए तो कोई जो नेशनल मीडिया इधर नहीं आ रहा है, यहाँ देखने के लिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको शर्म लग रहा है, उनको खुद ही पता है इसके पीछे क्या होंगे, क्योंकि वो देश को दिखाना नहीं चाहता, हमारा आईना को देश को दिखाना नहीं चाहता। हम सरकार से ये विनती कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हमारा बात सुने। हमारा जितना भी जो निवेदन हमने सरकार के पास पहुँचा चुका है, राष्ट्रपति के पास भी है, रक्षा मंत्री के पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, हमारा उस निवेदन को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको अच्छी सोल्यूशन ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास समय है उसके लिए कि जो हमारा उधर हमारे लिए अगर वो बुला रहा है तो हम उधर पहुंचने के लिए भी तैयार है। फिर हमारा मांग को पूरा करिए, यही हम सरकार से विनती कर रहा हूँ। जय हिंद।